नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। G20 खत्म हो गया है और पूरी दुनिया G20 की कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है। लेकिन इस देश के कुछ नाराज फूफा अभी भी G20 की कमियां निकालने में ही व्यस्त हैं। लेकिन सामने 2024 का चैलेंज खड़ा और मोदी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा, तो अब शाहरुख खान की फिल्म का सहारा लिया जा रहा है। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे फिल्म नरेंद्र मोदी सरकार की कमियां जो है वो बताने के लिए ही जैसे बनी, और देश फिल्म देखकर मानो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगा। फिल्म तो मैंने भी देखी, हालांकि फिल्म 2 कौड़ी की थी, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। इतनी झेल थी फिल्म कि पूरी खत्म होने का इंतजार भी नहीं हो पाया और 20 मिनट पहले थिएटर से निकलकर आना पड़ा। उतनी देर भी इसलिए बैठना पड़ा कि लग रहा था चलो पैसा लगाए थोड़ा तो देख ही लेते हैं। लेकिन आज बात फिल्म की नहीं, फिल्म के नाम पर चलाए जा रहे एजेंडे की। शाहरुख खान की फिल्म जवान जब से रिलीज हुई है बड़ा हल्ला मचा हुआ है और इस फिल्म में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके जरिए कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला कर रही है। शाहरुख खान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना नरेंद्र मोदी पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर जवान फिल्म के बारे में लिखा है कि ये बहुत बोल्ड फिल्म है। शाहरुख खान ने किसानों का मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बड़े व्यापारियों का कर्ज माफ किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया और आखिर में शाहरुख खान ने देश से जाति धर्म के आधार पर वोट न करने की अपील की। वैसे उन्होंने एक और मुद्दा जो शाहरुख खान ने उठाया उसके बारे में नहीं लिखा, वो भी मैं आपको आगे बताऊं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने यह ट्वीट 9 सितंबर को किया, यानी जिस दिन G20 शुरू होने वाला था उसके एक दिन पहले। उसी दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी जवान फिल्म पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि नए संसद भवन में कुछ दिन पहले गदर 2 दिखाई गई, क्या मोदी सरकार में जवान की भी स्क्रीनिंग कराने की हिम्मत है? ये लोग हिम्मत से नीचे बात ही नहीं करते। कभी कहते हैं मोदी में हिम्मत नहीं है, कभी कहते हैं कि मोदी हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। तय कर लो भाई कि वो कहना क्या चाहते हो और वो कर क्या रहे। खैर, फिल्म में क्या दिखाया गया है और कैसे शाहरुख खान की फिल्म ने कांग्रेस की ही पोल खोल दी है, कैसे जवान फिल्म को देखने के बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भर भर के वोट पड़ेंगे, आज मैं आपको यह भी दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले जरा G20 को लेकर शाहरुख खान ने ट्वीट किया है वो याद दिला देता हूं। शाहरुख खान लिखते हैं कि कांग्रेचुलेशंस टू ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड फॉर फॉस्टरिंग यूनिटी बिटवीन नेशंस फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि आप दुनिया को जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी लिखते हैं कि इट हैज ब्रॉट इन अ सेंस ऑफ ऑनर एंड प्राइड इनटू द हार्ट्स ऑफ एवरी इंडियन। यानी जिस G20 के सम्मेलन पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी, शाहरुख खान उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इसने हम सबको गर्व से भर दिया है। सर अंडर योर लीडरशिप वी विल प्रॉस्पर नॉट इन आइसोलेशन बट इन वननेस। यानी हम अलग अलग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे अगर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व होगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी शाहरुख खान भी नरेंद्र मोदी की भर भर कर तारीफ कर। यानी जिन शाहरुख खान के कंधे पर रखकर कांग्रेस बंदूक चला रही थी, वो बंदूक दरअसल पीछे से फायर हो गई और गोली जाकर कांग्रेस पार्टी को ही लग गई। लेकिन ये सब छोड़िए, जब फिल्म में दिखाए मुद्दों की बात हो रही है तो आपको बताता हूं कि कैसे जवान फिल्म ने कांग्रेस की पोल खोली। दरअसल फिल्म में एक सीन है शुरुआत में जहां शाहरुख खान उर्फ विक्रम राठौड़ एक मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और एक बिजनेसमैन से फिरौती देने के लिए कहते हैं। इस सीन में वो कहते हैं कि सरकार ने बिजनेसमैन का पैसा तो माफ कर दिया, लेकिन किसानों का पैसा माफ नहीं किया, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। अब इसी बात पर कांग्रेस और पिद्दी मीडिया उछलने लगे कि भाई ये तो वही लाइन है जो हम बोलते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि जब फैक्ट पर बात होगी तो कैसे ये सीन 2024 चुनाव में कांग्रेस का ही सीन खराब करेगा, ये उन्होंने सोचा ही नहीं। इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने MSP पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मतलब MSP पर किसानों से खरीद करने में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिस MSP के लिए भ्रम फैलाया गया कि ये तो नरेंद्र मोदी सरकार खत्म कर रही है। कई फसलों की MSP बढ़ाई गई जिससे किसानों को फायदा हुआ। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर है उस पर सब्सिडी जो नरेंद्र मोदी दे रही है उसमें 9 साल में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। सालाना खेती और किसानी पर केंद्र सरकार करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। यानी सालाना हर किसान को केंद्र सरकार 50,000 किसी ना किसी रूप से दे रही है। इसमें से किसान सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपए भी शामिल है। किसान सम्मान निधि योजना से 11 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 1,33,000 करोड़ रुपए जो किसानों को मिल रहे हैं, सो अलग। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम सिंचाई योजना से भी किसानों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि किसानों की इनकम डबल करना उनका लक्ष्य है और पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने किसानों की बेहतरी के लिए जो काम किया उसका नतीजा ये निकला कि साल 2015 में 17,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। लेकिन ये कदम उठाते 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 ये हुआ कि 2021 में ये संख्या घटकर 11,000 किसानों की आत्महत्या पर आ गई। यानी कांग्रेस पार्टी किसानों का मुद्दा फिल्म में उठाया गया ये तो बता रही थी, लेकिन जब वो मुद्दा उठेगा और ये बातें सामने आएंगी तो किसको वोट पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं।
और पॉइंट ये भी है कि कोई ये सब देखना चाहे या दिखाना चाहे या ना चाहे, लेकिन किसान तो देख रहा है, उसका परिवार तो देख रहा है। वो जवान फिल्म के हीरो के डायलॉग के हिसाब से नहीं, बल्कि जो दिख रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, उसके हिसाब से वोट करेगा। खैर, ये तो किसान की बात। अब इसी सीन के दूसरे मुद्दे के बारे में सुनिए। कहा गया कि बिजनेसमैन का लोन माफ किया गया, जबकि सच ये है कि सरकार ने किसी का कर्ज माफ किया ही नहीं, बल्कि राइट ऑफ किया गया। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बही खाते से हटाकर दूसरी जगह उसको रखना। राइट ऑफ में लोन अकाउंट बंद नहीं होता, बल्कि उस पर लीगल एक्शन लेने के लिए रास्ता बन जाता है। जब लोन माफ किया जाता है तो कोई लीगल एक्शन नहीं होता, पैसा माफ हो जाता है। राइट ऑफ करना बैंक का टूल होता है, जिससे वो अपनी बैलेंस शीट क्लीन करते हैं, ताकि ग्लोबल मार्केट में बैंक की वैल्यू कम ना हो जाए, और उसके बाद जिसका पैसा जिसने नहीं चुकाया है उससे वसूली भी होती है। कांग्रेस अक्सर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की बात करती है कि पीएम मोदी ने इनका कर्ज माफ कर दिया। इसका सच भी आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए और सुनिए कि इन भगोड़ों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया और कैसे रिकवरी। इन सभी भगोड़ों के खिलाफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत एक्शन हो रहा है। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों से अब तक 15,113 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे 19 भगोड़ों पर बैंकों का कुल 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इन आरोपियों की संपत्तियों को अटैच करके इस कर्ज की वसूली की जा रही है। विजय माल्या तो हाथ जोड़कर कह रहा है कि भैया जितना पैसा लूटा था उससे ज्यादा तो तुमने वसूल लिया, अब तो इंडिया वापस आने दो। नीरव मोदी का कॉलर पकड़कर खींचकर लाने के लिए सरकार केस लड़ रही है। अब जो पैसा वसूला जा रहा है वो देश के हित में काम भी आ रहा है और बैंकों की हालत भी सुधर रही है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा की तरह हड़बड़ में गड़बड़ कर दी, और उस 2 कौड़ी की पिद्दी मीडिया के बारे में क्या कहूं, जो फैक्ट्स पर बात ही नहीं करती, बस माहौल बनाने में लग जाती। लेकिन मामला गड़बड़ा चुका था। अब आते हैं फिल्म के अगले सीन पर, जहां हीरो एक मिनिस्टर को किडनैप कर लेता और घटिया अस्पताल में लेकर जाता। इस सीन को लेकर माहौल यह बनाया गया कि मोदी राज में तो अस्पताल खराब है। वैसे तो पहली बात यह कि स्वास्थ्य राज्य का विषय हो, फिर भी मोदी सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या किया बतौर केंद्र सरकार, वो भी आपको बता देता। 50 साल तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस के दौर में स्वास्थ्य के लिए कितना खर्च होता था और मोदी सरकार में कितना खर्च हो रहा है, सरकारी आंकड़े गवाही दे रहे हैं। 2014 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर केंद्र का खर्च 1042 रुपए, जबकि 2020 में यह ऑलमोस्ट डबल होकर 2014 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च। यानी कांग्रेस के मुकाबले मोदी सरकार प्रति व्यक्ति हेल्थ पर 2 गुना खर्च कर रही है बॉस। 2015 में 21% आबादी कुपोषण का शिकार थी, जबकि 2021 में सिर्फ 11.8% आबादी कुपोषित। 2013 में हेल्थ सेक्टर का बजट 37,330 करोड़ रुपए होता। 2023 में हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़कर 89,155 करोड़ रुपए हो चुका है। 2014 में देश में कुल 9 एम्स थे, जो अब बढ़कर 23 हो चुके हैं। 50 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। जन औषधि केंद्रों पर महंगी दवाएं 50 से 90% सस्ती मिलती। इससे जरूरतमंद लोगों को सालाना 20,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। 16 यानी देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, लेकिन जिन्होंने जो 60 साल में किया उससे कहीं ज्यादा तेजी से नरेंद्र मोदी सरकार ने काम। मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे देश में डॉक्टरों की कमी ना हो। जैसे अगर आप देखें 2014 में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे, 2022 आते आते मेडिकल कॉलेज देश में बढ़कर 596 हो गए। 2014 में कुल 51,348 मेडिकल की सीट थी, जो 2022 में बढ़कर 88,120 हो गए। आप खुद सोचिए कि शाहरुख खान की जवान के मुद्दों से कांग्रेस की पोल ही तो खुल रही है, क्योंकि अगर ये सारे काम कांग्रेस ने पहले किए होते तो आज प्रधानमंत्री मोदी को ये सब न करना पड़ता और आज भारत की दिशा और दशा कुछ और हो। जवान फिल्म में ही आर्म्स लॉबी और घटिया क्वालिटी के हथियारों की सप्लाई का मुद्दा भी उठा। कैसे 80 के दशक में सेना के जवान मर गए मिशन पर क्योंकि हथियार घटिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने फिल्म के इस सीन का जिक्र नहीं किया ट्वीट में, क्योंकि मामला तो 80 के दशक था, तो मोदी जी को कैसे घेरते। लेकिन इसका सच भी मैं आपको याद दिलाता, साल 2022 में लोकसभा में पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया। सुनिए एक बार। पहले जो सरकार चलाते थे, जो जिन्होंने 50 साल तक देश की सरकारें चलाई, मेक इन इंडिया को लेकर उनका क्या रवैया था। सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखें तो सारी बातें समझ आती थी, वो क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे, किसके लिए करते थे। पहले सालों में क्या होता था, नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए प्रोसेस चलती थी, सालों तक चलती थी, और जब फाइनल निर्णय होता था तब वो चीज पुरानी हो जाती थी। अब बताइए देश का क्या बना, आउट ऑफ डेट हो जाती थी और हम पैसे देते थे
प्रधानमंत्री मोदी की बातों का यही मतलब निकलता है कि पहले की सरकारों में डिफेंस डील इतनी स्लो होती थी कि जब तक हथियार सेना के पास पहुंचते थे वो बेकार और आउटडेटेड हो जाते थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इन कमियों को दूर किया। अब रक्षा सौदों से बिचौलिए हटा दिए गए। जिस देश से हथियार खरीदने हैं वहां की सरकार से सीधे बात होती है। राफेल डील इसका उदाहरण है। राफेल के लिए मोदी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से डील की। आर्म्स लॉबी को मोदी सरकार से ने किनारे कर दिया और कई बार तो कहा जाता है कि यही आर्म्स लॉबी नाराज होकर नरेंद्र मोदी सरकार के पीछे पड़ी है। पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने का फैसला किया और आज भारत की ताकत दुनिया देख रही है। भारत न केवल हथियार बना रहा है बल्कि दूसरे देशों को बेच भी रहा है। 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1153 करोड़ रुपए का था, जो 2022-23 में बढ़कर 15,990 करोड़ रुपए के पार चला गया। एशिया पैसिफिक के 48 देशों में वेपन एक्सपोर्ट करने में भारत चौथे नंबर पर है। भारत अब दुनिया के 75 देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है। भारत अब दुनिया के टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो गया है। सेना पर खर्च के मामले में भारत एशिया पैसिफिक देशों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। पीएम मोदी ने किस तरह से भारत के डिफेंस सेक्टर को बदल कर रख दिया वो भी बताता हूं। बहुत लंबी लिस्ट है, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैरान रह जाएंगे। डिफेंस सेक्टर में भारत के पास 194 डिफेंस टेक स्टार्टअप है जो भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बने। इसके लिए डिफेंस इंडस्ट्री के साथ 24,000 करोड़ के निवेश के 158 एमओयू तक साइन हो चुके हैं। अब शायद कांग्रेस को लग रहा होगा कि उसने जवान फिल्म की बात करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। इन बातों की चर्चा होगी तब तो नरेंद्र मोदी को और भर भर के वोट पड़े। लेकिन कांग्रेस की यह पुरानी आदत बन गई। वो कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारती, वो कुल्हाड़ी को ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती है और उस पर पैर मारती है। ऐसे में शाहरुख खान की जवान फिल्म ने पैसे तो कमा लिए, लेकिन कांग्रेस का एक और मोदी विरोधी प्रयास फ्लॉप साबित हो गया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि क्या जवान फिल्म में जो दिखाया गया उसकी सही बातें सामने आने पर नरेंद्र मोदी को ही भर भर कर वोट पड़ेंगे या कांग्रेस को। आपकी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।